organic reaction mechanism, that means they are not only the reaction mechanism, how the reaction that should be oriented, how the pathway is. This is not. There may be sometimes the product asked, sometimes stereochemistry asked, sometimes there may be major or minor product that should be asked. Okay, so you have to choose according to the option. Okay, always remember, this is very vital one for the CSI NET, GATE and also WBCS, all type of exam. Okay, which are basically based on chemistry background. Okay, because there may be not the direct way the name reactions are asked. Okay, most of the cases name reaction are not directly asked, but there must be so many steps are there, and you have to remember so many reagent, their vital role, so many name reaction, how they are oriented, how the stereochemistry are, major and minor product. You have to remember kinetically control and thermodynamically control product. You have to remember steric effect. You have to remember the important GOC to predict the product. Why? Because inductive effect, resonance effect, aromaticity, dipole moment, electromagnetic effect, all the things are vital one to understand which one is the major product, which one is the minor product, what are the stereochemistry, and the product is produced or not. So many things that should be asked, and you have to choose according to the question and their option. Okay, so first I have to start organic reaction mechanism. यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वेटेज आता है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जितना सारा आपका क्वेश्चन आता है वहाँ में सबसे टफ जो होता है वो ए रिएक्शन मैकेनिज्म वाला ही होता है, क्योंकि वहाँ पर सो मेनी स्टेप दिया हो, वहाँ पर प्रोवाइड करा जाता है, तो बहुत लोग इस स्टेप्स में ही फंसा होता है. ठीक है, तो ये एक बात है कि आपका जो 2020 से लेकर 2025 का जो एग्ज़ाम हो रहा है वहाँ पर बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म एंड नेम रिएक्शन रिएजेंट केमिस्ट्री. ओके, सो इसमें बहुत फोकस करना है, क्योंकि आपका जो बाकी जो चैप्टर होता है, फिजिकल केमिस्ट्री बोलो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलो या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलो, वहाँ पर बहुत सारा ऐसा चैप्टर है वहाँ पर स्पेसिफिकली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट शुड बिकम, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट शुड बिकम, ऐसा होता है. जैसे सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, वहाँ पर कैसा टाइप क्वेश्चन आता है वो फिक्स्ड है, वहाँ पर BCC FCC से क्वेश्चन आ सकते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन से क्वेश्चन आ सकता है, वहाँ पर आपका इम्प्योरिटी या डिफेक्ट से क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, इंटरफिशियल लेंथ इंटरफिशियल जो लेंथ है उसके लिए जो क्लासिफिकेशन होता है आपका क्यूबिक सेल, टेट्रागोनल, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, तो ये स्पेसिफिक है. पर आपका जो रिएजेंट केमिस्ट्री या आपका जो नेम रिएक्शन वाला जो एक सेक्टर होता है जहाँ पर बहुत सारा स्टेप दिया होता है, आपको अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू माइनर प्रोडक्ट आपको प्रेडिक्ट करना पड़ता है, या फिर आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री देखना पड़ता है, या फिर आपको ये भी देखना पड़ता है कभी कभी कि रिएक्शन होता है या नहीं होता है. कभी कभी आपको देखना पड़ता है इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो रहा है या इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है, तो सब कुछ देखना पड़ता है. तो वहाँ पर फिक्स्ड चीज़ बहुत कम होता है. वहाँ से आपका पेरिसाइट वो जो स्टेप होता है, जो एक एक रिएक्शन का स्टेप दिया प्रोवाइड करा जाता है, वहाँ पर पेरिसाइट रिएक्शन भी हो सकता है, वहाँ पर कोई भी ऑर्गेनोमेटालिक कपलिंग रिएक्शन भी हो सकता है, नेगेसी कपलिंग, स्टीले कपलिंग, यामा कपलिंग, सो मेनी कपलिंग रिएक्शन हो सकता है आपका, या फिर सोनोगासिया कपलिंग, या फिर आपका वहाँ पर कोई रिएजेंट स्पेसिफिक रिएक्शन हो सकता है, कोई भी नेम रिएक्शन हो सकता है. ठीक है, कोई भी आपका रेडिकल मैकेनिज्म हो सकता है, कोई इंटरमीडिएट हो सकता है, कार्बिन होता है, बेंजाइन होता है, नाइट्रीन होता है. ओके, कोई फोटोकेमिकल रिएक्शन भी हो सकता है, फोटो केमिस्ट्री से जो बिलोंग करता है, कि जैसे आपका पेटानोबुची रिएक्शन होता है. ठीक है, सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन रिएक्शन हो सकता है. ठीक है, कभी कभी वहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री तो बहुत वाइटल होता है, कैसे अटैक करता है, अबव द प्लेन होता है या बिलो द प्लेन होता है, एंडो होता है या एक्सो होता है, उसके साथ तो GOC भी इन्वॉल्व होता है. क्यों? वहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट का रोल होता है, रेजोनेंस का इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का इफेक्ट होता है, एरोमेटिसिटी का इफेक्ट होता है, बहुत सारा फैक्टर होता है.
उसके बाद भी आपका कुछ कुछ नेम रिएक्शन तो याद रखना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी वो वो रिएजेंट देखकर पहले ही आपका नेम रिएक्शन आइडिया होना चाहिए, क्योंकि नेम रिएक्शन में सोचो आपका नेम रिएक्शन अगर पता हो, जैसे 5 रिएक्शन, तो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, ऐसा होता है। और ऐसा भी होता है कभी कभी कुछ रिएजेंट उसका 2 रोल होता है। सपोज वो एक जगह वो एमपीवी उसको रिडक्शन या ऑक्सीडेशन बोलता है, आई थिंक ऑक्सीडेशन बोलता है, वो भी हो सकता है, या कोई और भी प्रोडक्ट हो सकता है। तो ऐसा बहुत सारा चीज़ है। जैसे H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, वो एसिड मीडिया में एक जैसा काम करता है, बेसिक मीडिया में एक जैसा काम करता है। दोनों केस में वो इपोक्साइड प्रोड्यूस करता है, पर एक केस में वो आइसोलेटेड डबल बॉन्ड को इपोक्साइड बनाता है, दूसरा केस में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड को इपोक्साइड बनाता है। तो इसका मतलब क्या है, आपका कंडीशन भी इम्पॉर्टेंट है, सॉल्वेंट भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो ऐसा बहुत रिएक्शन स्टेप होता है जहाँ पर देखो आपका रिएजेंट सब कुछ ठीक है, पर बेस और एसिड का जो प्रेजेंस है उसके लिए रिएक्शन डिफाइंड हो रहा है, होता है। तो ऐसा बहुत चीज़ आपके दिमाग में रहना है। और ऐसा भी बहुत सारा रिएजेंट दे देता है कि जिसको आप कभी भी नहीं देखा है, लाइफ में कभी भी नहीं देखा है। तो इसलिए ये बहुत वाइटल एक रिएक्शन है। ठीक है, सो नाउ आई हैव टू स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए सुइटेबल कैटलिस्ट फॉर ब्रिंगिंग आउट द ट्रांसफॉर्मेशन इज गिवन बिलो। जो आपको सुइटेबल कैटलिस्ट है वो आपको पहचानना है। कौन सा? ये जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन में आपको देखना पड़ेगा कौन सा सुइटेबल कैटलिस्ट यूज होता है। तो ए सुइटेबल कैटलिस्ट फॉर ब्रिंगिंग आउट द ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बिलो। ठीक है, so you have to find out the suitable catalyst which can able to bring the transformation from this compound that should be react to produce this compound. Okay, so you can see that is sulfur having the lone pair, this sulfur having lone pair, because sulfur is nothing but sulfur is the same group element of oxygen. Oxygen having also 2 lone pair, sulfur also having 2 lone pair. The difference is that is sulfur having the vacant d orbital. That's why sometimes it behave like somehow some different than oxygen, but oxygen having no vacant d orbital. That is the difference only. And obviously electronegativity value of oxygen is much greater than sulfur. Okay, clear? So there must be first can be attacked this way, and this can be there. Hydrogen eliminate, so there must be SH. Okay, and there must be work up OH is there. This lone pair again attack, and in hydrogen purpose you know that this sulfur release the hydrogen, so this must be produce OH2, because OH is not good living group, so you have to make OH2. OH itself is a not good living group, so you have to make OH2. Okay, तो यहाँ पर क्या हुआ था, सल्फर तो एक हाइड्रोजन रिलीज किया था, तो वो हाइड्रोजन OH ने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। यू कैन इमेजिन, राइट? जो OH होता है, OH में तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, तो वो कहाँ से प्रोटॉन लेगा? वो सल्फर जो प्रोटॉन दे दिया वो लेगा। ओके, सल्फर व्हेन SH रिएक्टेड ऑन carbonyl, तो obviously SH release one proton, and these OH which are made by breaking of carbonyl, this OH abstract that proton. Okay, so that's why OH convert into OH2, that means water, and water release is much easy than OH. Okay, so that's why when SH react on this, when this S react on this OH2 release. Okay, clear? Okay. So on that case, always remember, sometimes in many cases you see that is there must be a hydrogen is there, there must be OH is there, hydrogen release, OH release, right? You see, but here see that hydrogen release, OH release, that means ultimately OH2 water release. Okay, but if in anyhow OH is there
and there must be SH or S is there, the lone pair is go and OH is released. You can not imagine because OH never release first. इसका मतलब क्या होता है, आपका जो ये चीज़ मैंने देखा है कि ए सल्फर लोन पेयर डोनेट एंड देन OH go. That means OH first break and then OH minus or OH negative, that should be abstract hydrogen H plus from SH. That is not actually the case. Okay, OH पहले निकल कर जाएगा और उसके बाद सल्फर का जो हाइड्रोजन वो एब्स्ट्रैक्ट करके OH2 बनाएगा, ऐसा नहीं होता है. वो जब निकल कर जाएगा वो OH2 जैसा ही निकल कर जाएगा. तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बेसिक चीज़ है. आप कहीं भी किसी भी जगह में आप OH ऐसे ऐसे चला जा रहा है ऐसे मत दिखाना. आप हर वक्त दिखाना कि OH अगर कहीं पर है, अब वहाँ पर अगर नियर बाई कोई हाइड्रोजन नहीं है, जो हाइड्रोजन रिलीज होगा OH रिलीज होगा, ऐसा नहीं है. कोई भी सल्फर और ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है, लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो वो हाइड्रोजन टेकअप करेगा तो बहुत बाद में, राइट. हाइड्रोजन छोड़ेगा तो बहुत बाद में, उसके पहले OH निकल जा रहा है. तो OH निकल जा रहा है, वो OH निकल कर कैसे जाएगा, OH माइनस या नेगेटिव चार्ज लेकर जाएगा. तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है. तो पहले वो उस OH को OH2 बना लो, OH2 निकल कर जाएगा, उसके बाद आपका सल्फर हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, वो जो हाइड्रोजन छोड़ देगा वो कोई बात नहीं, वो H2 के साथ क्या बनाएगा, H3O+ बनाएगा. H3O+ भी स्टेबल होता है, राइट. तो ये भी आप कर सकते हो. देखो, तो सल्फर ने ऐसे अटैक किया, ऑक्सीजन ऐसे आया, OH होता है, कहाँ से पाया, सल्फर से, ठीक है. SH हुआ, ठीक है, ठीक है. तो कोई भी मीडियम में वो OH क्या होता है, OH2 हो जाता है, सोच लो, ठीक है. तो उसके बाद सल्फर का लोन पेयर आएगा, OH2 निकल कर जाएगा, तो इसके बाद क्या प्रोड्यूस होगा, ऐसा, ठीक है. ओके, तो ये तो बात नहीं था, बात था आपका कैटलिस्ट ढूंढने का मतलब है, ठीक है. तो ऐसा होता है, कई कई बुक्स में होता है कि आपका H और OH रिलीज होता है, कई कई बुक में OH को ही रिलीज करा देता है, कई कई बुक में आपका OH को OH2 प्रोड्यूस दिखा कर उसके बाद रिलीज करता है. तो आप अगर क्लेडन या कोई भी स्टैंडर्ड बुक देख लो तो ज़्यादातर वहाँ पर OH2 रिलीज होता है, कोई OH नहीं रिलीज होता है, ठीक है. पर आप प्रिलिमिनरी जो बुक्स होता है केमिस्ट्री का, वहाँ पर कई कई बुक में आपका H और OH दोनों एक साथ निकल जाता है. इसका मतलब क्या होता है, नथिंग बट कि OH अलग से नहीं निकलता है, हाइड्रोजन भी अलग से नहीं निकलता है. बाई रिलीजिंग H एंड OH अल्टीमेटली वाटर रिलीज, नथिंग बट. ओके, दिस इज द थिंक इज देयर. ओके, तो द catalyst are BF3O82, okay, NaOAT, tungsten lamp, dibenzoyl peroxide. So remember that tungsten lamp is not the case. Tungsten lamp is a source of you can say light radiation like that. आप अगर टंगस्टन लैम्प का अगर कोई बेसिक प्रॉपर्टी ना भी जान लो, फिर भी ये जान लेना टंगस्टन लैम्प क्या होता है, कोई भी एनर्जी सोर्स होता है, राइट. तो यहाँ पर तो कोई एनर्जी सोर्स का मैटर नहीं है, कोई भी फोटोकेमिकल या रेडिकल मैकेनिज्म नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई HNO या हीट का ज़रूरत नहीं हो रहा है, ये तो कॉमन रिएक्शन है. तो यहाँ पर टंगस्टन लैम्प का कोई रोल नहीं है. डाइबेंजोल पेरोक्साइड का भी रोल नहीं है, इसलिए बिकॉज यहाँ पर कोई भी पेरोक्साइड लिंकेज ओ बॉन्ड नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई भी पेरोक्साइड लिंकेज नहीं हो रहा है. नाउ यू हैव टू सी NaOAT एक्ट एज बेस, बट यहाँ पर कोई भी बेसिक प्रॉपर्टीज नहीं शो हो रहा है. सल्फर का जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन टेकअप नहीं होता है,
क्यों नहीं होता है? सल्फर और ऑक्सीजन का अगर आप कंपेयर करो तो सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना हाई नहीं होता है कि वो जल्दी से ऑक्सीजन के जैसा हाइड्रोजन टेकअप कर दे। यहाँ पर जो रिएक्शन होता है वो सल्फर का लोन पेयर अटैक करता है, ना कि सल्फर का नेगेटिव चार्ज। इसलिए सल्फर का कोई प्रोटोनेशन डिप्रोटोनेशन ऐसा कोई कुछ नहीं होता है। सल्फर एसएच जैसा रहता है वैसा ही रहता है। सल्फर का लोन पेयर अटैक करता है, अटैक करने के बाद H+ छोड़ देता है, ठीक है। तो अटैक करने के पहले एसएच का कोई भी चेंज नहीं होता है, कोई भी H+ देने का कोई टेंडेंसी नहीं होता है। इसलिए बेसिक प्रॉपर्टी बेस तो यहाँ पर इंगेज नहीं है। पर यस, यहाँ पर BF3OH2 का रोल है। कैसा रोल है देखें। BF3OH2 क्या कर सकता है? ये जो है इसके साथ BF3 क्या होता है? सेक्सटेट होता है। सेक्सटेट होता है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन का लोन पेयर लेकर वो यहाँ पर इस जगह में इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा सकता है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी मतलब हाई डेल पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बोनिल। सो सल्फर इजीली अटैक ऑन इट and so the product formation much easier. So catalyst मतलब क्या होता है? The speed that should be greater, the reaction should be faster. So when sulfur give their lone pair to carbonyl, so when the carbonyl increases its electrophilicity by attaching with BF3, so the reaction goes faster. Okay, so that's why BF3OH2 is a catalyst in that reaction. Okay, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर सल्फर का जो लोन पेयर अटैक करता है वो कहाँ पर अटैक करता है? कार्बोनिल में। कार्बोनिल का पॉजिटिव चार्ज जो कार्बोनिल का जो कार्बन होता है उसका पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा जल्दी सल्फर उसका लोन पेयर डोनेट करेगा। तो जब BF3 सेक्सटेट होता है मतलब ऑक्टेट नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, तो BF3 के साथ ऑक्सीजन जब ऐसे बॉन्ड टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रोड्यूस करेगा, कोऑर्डिनेट टाइप ही होता है, तो तब क्या होता है? कार्बोनिल का जो कार्बन होता है उसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाता है, पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ जाता है, तो सल्फर इजीली डोनेट करता है लोन पेयर। ओके, नेक्स्ट। क्लियर? Next one, the most suitable for the following transformation is, okay, ये देख लें। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, एक कार्बोनिल है। यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ कार्बोनिल इंटैक्ट है, मतलब यहाँ पर कोई भी रिडक्शन हो रहा है। कैसे रिडक्शन होता है? ये बात याद रखना, आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बोनिल और डबल बॉन्ड दोनों ही रिड्यूस होने वाला है। जब आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करोगे देखोगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का सिलेक्टिविटी सबसे कम होता है। वो क्या होता है? ज़्यादातर जितना रिड्यूसिबल ग्रुप होता है, जिस ग्रुप का रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है, सबको रिड्यूस करवा देता है। डबल बॉन्ड को भी करवा देता है, कार्बोनिल को भी करवा देता है। पर कभी कभी आप देखोगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब लो टेम्परेचर होता है तब उसका सिलेक्टिविटी थोड़ा लो हो जाता है। और अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का अगर हाइड्रोजन्स आप कोई भी बल्कि ग्रुप से अटैच करवा देते हो तब भी सिलेक्टिविटी बढ़ जाता है, ठीक है। तो सिलेक्टिविटी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का सिलेक्टिविटी कब बढ़ता है? एक टेम्परेचर फ्रीज होने में और दूसरा और भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सब्स्टिट्यूशन बढ़ाने में, ठीक है। पर यहाँ पर तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, लो टेम्परेचर नहीं है, तो मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नहीं होगा, बिकॉज वो कार्बोनिल को भी रिड्यूस करवा देगा और डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करवा देगा। नेक्स्ट वन, NH2NH2KOH, you can see in the reaction, that is lithium aluminum hydride produce, carbon should be reduced and double bond should be reduced. That's why lithium aluminum hydride not there. NaBH4 or cerium Cl3, that means this is called Luce reagent. Luce reagent effective for the case of what? For the case of reduction of carbonyl and the double bond that should be intact in nature. Double bond never be changed. Okay, so we need double bond should be changed and carbonyl should be intact. But Luce reagent do reverse. Okay. Next one, you can do the reagent with NH2 hydrogen react like that. Okay, this
hydrogen react, then base react. Ultimately there must be double bond intact, but carbonyl that should be vanish. Carbonyl is vanished, but this is not the required product, because our product is this. Carbonyl should be intact, double bond that should be vanish. But here for NH2, and KOH base, the reverse can be done. There must be carbonyl is vanished, double bond intact. Last option, nothing but that is a batch reduction. In the option lithium and liquid ammonia. Obviously these are wrong, all the three are wrong. Obviously the fourth one is correct. Okay, this, the first one, lithium excited and release electron, and this electron responsible for making this reaction. Okay, making this reaction, there must be Michael type of reaction is there, this double bond might get, and there must be this type of reactions there. So there must be radical species can be produced, and then solvent react and OH produced. Okay, and last one, there must be tautomerization, and this product is produced as a final product. Okay, so double bond reduced but carbonyl intact in nature. Okay, this is the product. So right answer is lithium and liquid ammonia, responsible for carbonyl intact and double bond reduced. Okay, this is called famous batch reduction. Always remember, अगर लिक्विड अमोनिया और लिथियम या सोडियम हो, हर वक्त batch रिडक्शन नहीं होता है, कभी कभी दूसरा टाइप का रिडक्शन भी होता है. एक होता है ना क्वेसन रिडक्शन जैसा, एक होता है ना, क्या सब बोलता है आपका, बहुत सारा रिडक्शन होता है. ठीक है, हर वक्त batch रिडक्शन नहीं होता है. ठीक है, नेक्स्ट वन, द इंटरमीडिएट रिएक्शन गिवन बिलो. जो रिएक्शन है इसको देखो, ये तो देख कर ही पहचान आएगा. कार्बिन N2 जब निकल कर जाएगा, यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बिन प्रोड्यूस होगा. देख कर ही पहचान आएगा. H मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन रिलीज. कोई भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है H का मतलब, और यहाँ पर N2 डबल बॉन्डेड है. यू नो N2 इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल. तो N2 क्या होता है, इस N2 का रिलीज होने का दो ड्राइविंग फोर्स होता है. एक N2 स्टेबल मॉलिक्यूल और दूसरा N2 गैसियस मॉलिक्यूल. तो वो तो हर वक्त कोशिश करेगा हाई रैंडमनेस एक्वायर करने के लिए. राइट, गैस जब भी वो फ्री होगा और ऐसे गैस होगा तो वो सबसे ज़्यादा एंट्रोपी वो अडॉप्ट करेगा. तो वो सबसे ज़्यादा उसके लिए फेवरेबल है. इसलिए N2 जब भी कहाँ पर आप देखोगे N2 को रिलीज़ करने का कोशिश करोगे, तभी आपका आधा आंसर हो जाएगा. तो जब N2 निकल कर जाएगा तब क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बिन होगा. और कार्बिन इट्स अ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट. आप बोल सकते हो कार्बिन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट क्यों है, वहाँ पर तो 2 इलेक्ट्रॉन है. नहीं, वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, पर वहाँ पर भी एक बात है, कार्बिन 2 टाइप का होता है, सिंगलेट और ट्रिपलेट होता है. वो भी इंपॉर्टेंट है. एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है या 2 ऑर्बिटल के एक एक करके ऑर्बिटल होता है. तो ऐसा बात होता है ट्रिपलेट और सिंगलेट में. मैं एक दिन अच्छे से सिंगलेट और ट्रिपलेट समझा दूँगा, अब छोड़ दो. तो ये याद रखना, कार्बन इज itself is a electron deficient species. So that's why alkene is a electron rich species that is oppositely charged, always attract to each other. Right, जो opposite होता है वो एक और को क्या करता है, attract करता है. तो वो alkene यहाँ पर attract करता है, दूसरा यहाँ पर होता है. तो क्या प्रोड्यूस होगा, साइक्लोप्रोपेन जैसा प्रोड्यूस होगा. तो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट एंड दिस इज प्रोड्यूस्ड. Okay, so there must be nothing but the intermediate is nothing but that is a carbene. Okay, clear? Next question. Okay, the major product formed in the following reaction is, okay, the LAH is there and low temperature, that means what, double bond intact in nature. Low temperature, that means lithium aluminum hydride not able to reduce both carbonyl and double bond. Okay, that is deactivated, you can say.
When high temperature is there, that means lithium aluminum hydride highly activated and can reduce both double bond and carbonyl. But when low temperature is there, like minus 70 degrees centigrade, minus 80 degrees centigrade, so there must be always remember the condition is freezed. कंडीशन क्या है, फ्रीज्ड है. सो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ओनली रिड्यूस कार्बोनिल एंड नॉट रिड्यूस डबल बॉन्ड. ओके, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सिर्फ कार्बोनिल को रिड्यूस करेगा, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा. तो तब क्या होगा, ये देखना, जो H माइनस देंगे किसको देंगे, कार्बोनिल को देंगे, क्योंकि देयर लो टेम्परेचर, सो ओनली कार्बोनिल रिड्यूस, सो ओनली H minus go on the carbonyl only, and double bond never be reacted in that case, in that purpose, right? So when H minus go, that should be go what, above the plane. Okay, methyl. Why this is so? Because methyl and phenyl oriented in such a way that is H minus can be probably attack on above the side. अगर यहाँ पर तो स्पेस नहीं है, नहीं तो मैं ड्रॉ करके दिखा देती कि आपका जो रिडक्शन होता है वो जहाँ पर स्टेरिक हिंडेंस कम होता है वहाँ पर रिडक्शन होता है. ठीक है, तो ऐसे करके आपका प्रोडक्ट होगा ए वाला. दो प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है, ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, पर ए मेजर होता है क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस कार्बोनिल नॉट डबल बॉन्ड एंड H माइनस शुड बी रिएक्टेड ऑन द लेस स्टेरिकली हिंडर साइड. आपका जो मिथाइल है वहाँ से ही आया है, अबव द प्लेन आया है, क्योंकि वहाँ पर फिनाइल रिंग भी है. ठीक है, फिनाइल रिंग लेस बल्कि कंसिडर करा जाता है बहुत केस में, क्योंकि फिनाइल रिंग प्लानर होता है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है. पर यहाँ पर जो ओरिएंटेशन है मिथाइल और फिनाइल एक साथ, तो इसलिए तब क्या होता है, तब जो फिनाइल का बहुत सारा हाइड्रोजन स्टेरिक हिंडेंस करता है, तो इसलिए आपका जो H माइनस वो अबव द प्लेन अटैक किया और OH बिलो द प्लेन हो गया. ओके, तो A is the B is the major product. Okay, next. Major product form in the following reaction. ये जो रिएक्शन होता है Br2 और ए मिथानॉल, तो यहाँ पर आप देखकर क्या देख सकते हो, मिथानॉल एज ए निकोफाइल एक्ट, राइट. मिथानॉल हैविंग oxygen lone pair and methyl group increase the electron density on oxygen, so obviously that should behave as a nicophile, and Br2 as a reagent. Okay, so what should be the product? There must be mechanism I still do. First one, bromonium cation is produced, then oxygen give its lone pair, so one bond that should be big. Okay, so oxygen make positive charge and double bond it, and you know when electronegative element having the positive charge, that is highly unstable, so it need stabilization, right. जब भी आपका ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव भी चार्ज हो, तो ये तो बात ही है कि वो हर वक्त स्टेबिलाइजेशन का कोशिश तो करेगा. और यहाँ पर मिथानॉल है, मिथानॉल में अगर ऑक्सीजन सोचो तो ऑक्सीजन का चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज वहाँ पर एक तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता ही है, 2 लोन पेयर होता है, उसके बाद खींचने वाला कोई नहीं है, कोई नेगेटिव कोई माइनस इंडक्टिव इफेक्ट वाला कोई नहीं है, और जो भी है वो मिथाइल है. मिथाइल तो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट एंड प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट ही होता है. तो प्लस आई के लिए ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनपुट करता है, इसलिए ऑलरेडी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रीच है, और मिथाइल के लिए और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रीच है, इसलिए ऑक्सीजन कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा यहाँ पर, और डबल बॉन्ड O पॉजिटिव को रिड्यूस करेगा, तो अल्टीमेटली ए प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा. क्या प्रोडक्ट, ए. ठीक है, तो ए प्रोडक्ट कहाँ पर कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, आपका बी ऑप्शन में दिया हुआ है. ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन, among the following the synthetic equivalent of acyl anion. acyl anion जो होता है, acyl anion कैसा होता है, ये देखो, acyl anion, इसको हम acyl anion बोल सकते हैं, मतलब कोई भी डबल बॉन्ड और उसके बाद कोई भी R ग्रुप. ठीक है, तो हम ऐसा क्यों लिया है, ऐसा लिया है इसलिए क्योंकि हम देखेंगे कौन सा रिएजेंट, कौन सा कंपाउंड, एक्चुअली कौन सा कंपाउंड से आप ऐसा एनायन पा सकते हो. तो यहाँ से आप रेक्टो सिंथेटिक अप्रोच होता है उसको यूज़ करके आप यहाँ पर बोल सकते हो यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन है. ठीक है, उसके बाद आप नीप रिएक्शन का यूज़ करके आप बोल सकते हो कि वो कार्बोनिल NO2 में कन्वर्ट हो गया.
उसके बाद फिर से आप NaOH NaOH कोई भी बेस यूज़ करके यहाँ पर कोई भी कार्बन आयन प्रोड्यूस कर सकते हो. ओके, दिस कार्बन आयन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एंड दैट शुड बी रिएक्टेड विथ इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप होता है. उसके बाद क्या होता है? यहाँ पर ये अटैच हो गया. उसके बाद फिर से आप निप रिएजेंट कर सकते हो तो ऐसा प्रोड्यूस होगा. आप निप रिएक्शन या क्या रिएक्शन होता है वो एक बार देख लेना. ठीक है, तो ऐसा रिएक्शन होता है. तो इसका इक्विवेलेंट क्या है? इसका इक्विवेलेंट नाइट्रोइथेन है और बेस है. नाइट्रोइथेन और बेस क्यों बोला? देखो यहाँ पर नाइट्रोइथेन का ही डेरिवेटिव है और उसके साथ आप बेस यूज़ किया. अब ये जो वाला चीज़ है इसको आप कंसिडर कर सकते हो. नाइट्रोइथेन और बेस ये दोनों रिएक्ट करके आपका एसाइल एनायन प्रोड्यूस करता है. ठीक है. The reaction that involves the formation of both CC and CO bond is. तो remember that CC DS वाला रिएक्शन तो नहीं होगा बिकॉज वहाँ पर क्या होता है? दो कंपाउंड जो रिएक्शन होता है वो CC बॉन्ड होता है. यहाँ पर CC बॉन्ड होता है. ठीक है, दो CC बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. ठीक है, और एल्डो रिएक्शन भी नहीं होता है, वहाँ पर भी CC बॉन्ड होता है. कोई भी कार्बन आयन रिएक्शन करता है कहाँ पर? कार्बोनिल में, तो दोनों ही कार्बन होता है. ठीक है, बेकमैन रिएजमेंट भी नहीं होता है बिकॉज वहाँ पर जो रिएक्शन होता है वहाँ पर न्यू कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो ये भी नहीं होगा. लास्ट वन ऑब्वियसली वो कौन सा होगा? दार्जिलिंग ग्लाइसाइडिक एस्टर. यही बचा है, यही होगा. ठीक है, तो यहाँ पर द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन. ओके, कैसे होता है देखना, देख लो अच्छे से. देखो, ठीक है. यहाँ पर फर्स्ट हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया, नाइट्रोजन का लोन पे यहाँ पर रिएक्ट किया, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज हुआ. उसके बाद और भी रिएक्शन होता है, हम ग्राफ में दिखा देंगे. डबल बॉन्ड प्रोड्यूस होता है. ठीक है, यहाँ पर अगर ऐसा रिएक्शन हो तो क्या होता है? देखो, यहाँ पर OH होता है, यहाँ पर NH होता है और NH2 होता है. राइट, ठीक है. तो इस डबल बॉन्ड यहाँ पर जाता है और OH निकल कर जाता है, तो यहाँ पर ऐसे डबल बॉन्ड होता है. ठीक है, ओके ओके. उसके बाद आपका कोई भी बेस यूज़ किया है. उसके बाद एक रिएजमेंट और होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो रहा होता है. ठीक है, ठीक है. एक मिनट, या आप बोल सकते हो कोई भी हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन रहेगा. हाँ, तो इस नेगेटिव चार्ज ऐसा होता है और इस डबल बॉन्ड चेंज होता है. आप जो बेस लिया है वो बेस तो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, उसके बाद तो नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करेगा ना. आप नेगेटिव चार्ज अलग से दिखा भी सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके उसके बाद कैसे बॉन्ड चेंज हो जाता है वो भी दिखा सकते हो, आपके ऊपर. ठीक है, आप अगर स्टेप जंप करना चाहते हो वो भी कर सकते हो. ठीक है, तो उसके बाद जब ए बॉन्ड, आप इस बॉन्ड को नेगेटिव चार्ज ऐसे भी दिखा सकते हो, या पर आप ये भी दिखा सकते हो कि ये बॉन्ड ऐसे आया और ए बॉन्ड ब्रेक हो गया. ठीक है, मतलब क्या होता है? आप क्या, यहाँ पर एक बॉन्ड है, यहाँ पर एक बॉन्ड है, यहाँ पर एक बॉन्ड है. ठीक है, आप यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दिखाकर वो नेगेटिव चार्ज फर्दर कैसे एक दूसरा बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है वो भी दिखा सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप ऐसा भी दिखा सकते हो, आपके ऊपर. ओके, नेक्स्ट वन ऐसा होता है. ठीक है, ऐसा होता है. ठीक है, तो उसके बाद फिर से H+ टेकअप करता है. कौन टेकअप करता है? बेस, कोई भी बेस. ये रिलीज हो जाता है. उसके बाद यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है, यहाँ पर एक बॉन्ड होता है, नेगेटिव चार्ज होता है.
वर्कअप होता है, वर्कअप होने के बाद ऐसा प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट होता है। तो अल्टीमेटली कौन सा प्रोडक्ट हुआ है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है, आज इतना ही छोड़ दो, ठीक है। Thank you, and please subscribe, share and comment. Okay.